नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से आ रही है। कंझावाला केस पर पुलिस का बयान, मेडिकल बोर्ड का किया गया है गठन, हर तरीके के सबूत किए जा रहे हैं इकट्ठा। इसके साथ ही 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। तो आरोपियों पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ है। फॉरेंसिक और लीगल टीम के साथ जल्द जांच। तो लड़की की बॉडी कार में फंस गई थी। बॉडी को 8 से 10 किलोमीटर तक घसीटा गया। हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। तो परिवार वालों के संपर्क में दिल्ली पुलिस है। तो कंझावाला केस को लेकर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो पुलिस का बयान कि मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, हर तरीके के सबूत किए जा रहे हैं इकट्ठा। इसके साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों पर अलग अलग धाराओं में केस भी दर्ज हुआ है। फॉरेंसिक और लीगल टीम के साथ जल्द जांच भी शुरू होगी। लड़की की बॉडी कार में फंस गई थी। बॉडी को 8 से 10 किलोमीटर घसीटा गया। हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। परिवार वालों के संपर्क में लगातार दिल्ली पुलिस है। ये बयान दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने चश्मदीद से बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। छावला मामले में एक और चश्मदीद सामने आए जिनका नाम है विकास। विकास, क्या हुआ था उस रात? उस रात मैं कंझावला की तरफ से आ रहा था। एक ऑर्डर, मैं जोमेटो में जॉब करता हूँ, एक ऑर्डर मेरे पे असाइन हुआ था। मैं ऑर्डर लेने के लिए जा रहा था रेस्टोरेंट। तो जैसे ही मैं अग्रसेन हॉस्पिटल वाला रोड है, उस रोड पर जैसे ही मुड़ा, वहाँ से एक गाड़ी आ रही थी। वही गाड़ी बड़ी स्पीड, मतलब स्पीड 40 से लेकर 60 के बीच में की स्पीड थी। वो गाड़ी, उसकी गाड़ी और मेरी बाइक आपस में टकराने से बची। तो मेरी बाइक अनबैलेंस हो गई है ना। जैसे मैंने अपनी बाइक संभाली तो वो मुड़ चुके थे रोहिणी की तरफ को जाने के लिए। 100-150 मीटर आगे चौकी है। उस चौकी को देखकर उन्होंने वापसी गाड़ी मोड़ी, कंझावला की तरफ को गए। विकास, कैसे कह सकते हो कि वो वही गाड़ी थी जो टीवी में दिखाई जा रही है? जी, मैंने टीवी में पहली बात तो आज सुबह ही देखी है। रात को मेरे को 2 बजे के करीब, मेरे को 2 तो नहीं 3 बजे के 2-3 बजे के करीब मेरे यार दोस्तों ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है। मैं अपने जॉब पे ही था उस टाइम। तो मैंने उससे बोला, मैंने अपने 2 दोस्तों को बताया। मैं कहा यार ये मेरे आगे की बात है। और उस टाइम मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म भी करा था। उन दोनों दोस्तों को जब मैंने बताया, फिर मैंने अपने यहाँ थाने में इन्फॉर्म कर दिया। आप थाने में खुद से गए? हाँ जी। विकास, क्या था उस समय का, अगर हम दृश्य जानना चाहें दर्शकों को बताना, क्या देखा था उस समय? आपने बताया कि एक गाड़ी आपके पास से गई। गाड़ी जब वो कंझावला की तरफ गाड़ी मुड़ी थी तो उसमें से पीछे की साइड से लड़की का सर देखा मुझे। तो देख के मैं थोड़ा डर गया। फिर ना, अब रात का टाइम था तो डर तो वैसे भी डर रहता ही हमें तो, लेकिन रात का टाइम था तो मैंने थोड़ा बहुत मैं अपने रेस्टोरेंट की तरफ गया। ऑर्डर पिक करके, ऑर्डर डिलीवर करके, तो उसी चीज़ के बारे में मैं सोचता रहा। फिर मैंने सोचा आगे चौकी उसको इन्फॉर्म कर दूं। चौकी पे कोई नहीं था। 2 पुलिस वाले मिले, उनको मैंने इन्फॉर्म करा। उन्होंने मेरे से ये बात बोल दी कि हम देख लेंगे, बाकी तू चल। वो पुलिस वाले चौकी पे मिले या कहीं और? चौकी पे कोई नहीं था, वो कहीं और मिले, बाइक पे आ रहे थे। बताते हैं कि विकास का ये कहना है कि अगर समय रहते पुलिस इस सारे मामले पर कार्रवाई कर लेती या फिर चौकी पर कोई होता तो हो सकता है वो बच्ची आज जिंदा होती। किरणपाल सिंह, दिल्ली। तो वही कंझावला कांड पर आप विधायक महेंद्र गोयल ने बीजेपी पर निशाना साधा है, वो भी आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र गोयल थाना सुल्तानपुरी पहुंच चुके हैं। सर, जिस तरीके से नए साल के जश्न में जब देश डूबा हुआ और उस वक्त दिल्ली को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आती है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये घटना बहुत निंदनीय घटना है, मानवता के खिलाफ है और ये निर्भया 2 पार्ट प्रतीत हो रहा है। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि 7 बजे तो पूरे दुनिया के चैनलों के ऊपर दिल्ली की ये घटना घट जाती है और FIR 3:53 के ऊपर होती है। ये कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है और कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे काफ़ी राजनीतिक पार्टियों का या राजनीतिक शक्तियों का हाथ था। कहीं अभी तक सेटिंग की बात चल रही थी शायद, इसलिए 3:53 के ऊपर ये FIR लॉन्च की गई है, वरना तो सोच रहे थे कि ये मामला दबा दिया जाएगा। तो
मतलब पांचों आरोपियों में से जो एक आरोपी मित्तल है, उनका इस भाजपा के नेता मनोज मित्तल से कुछ साठगांठ हो? देखिए, मैं पूरे तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन प्रथम दृष्टिया यदि आपको दिखता है, 7 बजे तो सारे मीडिया के चैनलों के ऊपर वो घटना घट रही है और 353 के ऊपर में FIR हो रही है। ऐसा क्यों? ये तो आपके समक्ष है, तो सवाल आप लोगों के जिम्मे छोड़ रहा हूँ मैं, आपकी इसकी तहकीकात भी करें। और हम तो बिल्कुल सीधा सीधा ये आरोप ही नहीं, बिल्कुल सच के साथ में कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सेटिंग की बात हो रही थी। अब निर्भया पार्ट 2 आपने जैसा कि कहना है, तो क्या कमी कहाँ है आखिर? कमी इस समय प्रशासन के अंदर बहुत सी कमियाँ चल रही हैं। हम बार बार कहते रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। जो घटनाएं रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को तत्पर होना चाहिए, लेकिन उनको नहीं रोक पा रही है। ये मानवता की बिल्कुल हदें पार कर दी गई हैं। शायद जिंदगी के अंदर ऐसा किसी को देखने को ना मिले, ये हम हमेशा चाहते हैं। ये थे हमारे साथ विधायक महेंद्र गोयल, जिन्होंने बताया कि ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं बड़ा ही शर्मनाक है और इसे उन्होंने नाम दिया है निर्भया पार्ट 2। और उन्होंने बताया कि मैं आपको दूसरी तरफ एक बोर्ड दिखा दूं, जो भाजपा नेता भाई मनोज मित्तल वार्ड 42 मंगोलपुरी के जो सह संयोजक हैं, 5 आरोपियों में से एक जो मित्तल है, उनके ऊपर उंगली उठाते हुए महेंद्र गोयल ने ये कहा कि हो सकता है कि इस सारे मामले में कहीं ना कहीं साठगांठ हो। किरणपाल सिंह, दिल्ली। आम आदमी वहीं इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा का बयान भी सामने आया है, वो भी आपको सुनाते हैं। अभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में है और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक डायनेमिक प्रक्रिया है, उसमें जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा या कोई आई विटनेस होगा, तो उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। और हमारे सहयोगी भी किरण पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण, अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरी घटना को लेकर? पुलिस की कार्रवाई अभी कहां तक पहुंची है? जांच किया, अभी तक ये सामने आया है कि कार के अंदर कहीं भी खून के धब्बे नहीं थे किसी। और जैसे कि सागरप्रीत हुड्डा दिल्ली पुलिस कमिश्नर स्पेशल सीपी ने बताया कि जो बोर्ड बैठाया है, जो डिजिटल और अन्य तरीके से तथ्य मिलेंगे, चश्मदीद मिलेंगे, जो जांच है उसे उस तरीके से कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। जो जो चीजें दिल्ली पुलिस को मिलती रहेंगी उन पे कार्रवाई करते की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि फास्ट ट्रैक तरीके से इस बोर्ड की जो सारी जांच है और कार्रवाई है वो फास्ट ट्रैक तरीके से चलेगी। इसके साथ ही जो लगातार बात निकल के आ रही है, सवाल के घेरे में बार बार दिल्ली पुलिस को रखा जा रहा है, तो वो बातें यही तक थी। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन का रिमांड मांगा, उसमें कोर्ट से उन्हें 3 दिन का रिमांड मिला है कि आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है, क्योंकि पुलिस भी इस सारे के सारे मामले को अलग अलग एंगलों से जांचने की कोशिश की जा रही है। आखिर इस जो क्रूरता या खौफनाक जो हादसा है, इसके पीछे आखिर कहानी क्या है, क्योंकि इस कहानी का सामने आना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो क्रूरता हुई, ये नए साल के जश्न में जब इंतजार रहता है कि नए साल पे जश्न के बाद में कि पूरे साल को इस बेहतर तरीके से मनाया जाएगा, उस तब एक घटना इस तरीके के सामने आ जाना जिससे दिल्ली सन्न रह जाना, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल किरण। और किरण, इसके साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पोस्टमार्टम कब किया जाएगा, इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है? देखिए, आधिकारिक तौर पे इसकी कोई जानकारी नहीं है। आधिकारिक तौर पे अगर हम आपको बताएं कि 10 से 12 किलोमीटर घसीटने की ये पुष्टि आधिकारिक तौर पे हुई है। अभी आधिकारिक तौर पे किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया। आधिकारिक तौर पे जो बयान आएंगे, क्योंकि इस सारे मामले में बड़ी सतर्कता और जो तथ्य सामने जैसे दिल्ली पुलिस के सामने आ रहे हैं, उसी प्रकार मीडिया के सामने अगर जो तथ्य है और जो आधिकारिक बयान आएंगे उसी पे बात करें तो अच्छा हुआ। क्योंकि आशंकाएं तो भरपूर हैं, आशंकाएं तो हर चीज की जताई जा रही थी, पर किसी भी तरीके से, क्योंकि परिवार की भी मैं आपको बताऊं रितु, परिवार की भी यही क्या नाराजगी है कि बिना किसी आशंका के आखिर दिल्ली पुलिस ने कैसे कह दिया कि किसी प्रकार का फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ, ये एक सड़क हादसा है। आखिर बिना जांच के क्यों कहा?
जो भी कहना है वो जांच के बाद कही है ना, तो इसीलिए अब दिल्ली पुलिस हर तथ्य के लिए और हर तरीके से इस सारे मामले की जांच के लिए रुकी हुई है। बिल्कुल किरण, और देखिए सवाल यही पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उस तथ्य तक, उस सच्चाई तक क्यों नहीं पुलिस पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण इस जानकारी को देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश की राजनीति से खबर है। बीजेपी कार्यालय में पहले सत्र की बैठक खत्म हो चुकी है। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक को ले रहे थे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह बैठक में मौजूद। तो देखिए पहले सत्र की जो बैठक है वो अब खत्म हो चुकी है। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री पहुंचे हैं आज, और इस दौरान बैठक की शुरुआत हुई है। और जिस तरह से संगठन, सरकार और संघ को किस तरह एक साथ लेकर और इसको मजबूती के साथ आगे आने वाले चुनावों में किस तरह उतरना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा हुई। और देखिए पहला सत्र खत्म हो चुका है, कितने सत्र अभी और चलने हैं इसकी भी लगातार तो 2 दिवसीय दौरा है और पहला दिन जहां बैठकों के साथ इसकी शुरुआत हुई है। बीजेपी की मीटिंग पर विधायक पंकज सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। केंद्र से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी श्री बीएल संतोष जी यहाँ पर आए हैं। मोर्चे, जिला अध्यक्ष, प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, उन सबको की बैठक आज है, और भविष्य में फिर किस दिशा में चलना है और कौन कौन से अभियान कब कब क्या कार्यक्रम होंगे, इन सब चीज़ों पर जो उनका मार्गदर्शन होगा, फिर प्रदेश नेतृत्व उस पर बैठकर चर्चा करके नीचे तक जिले में कार्यक्रम और रणनीति तैयार होगी। संगठन को नीचे तक बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बनाकर रखना, उनको सक्रिय रखना, मंडल की सशक्त बनाना, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा रहती है। तभी भाजपा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। फिलहाल सबकी दृष्टि इसी पर रहती है कि कार्यक्रम क्या आ रहे हैं और उसको किस तरीके से बहुत ही सफलतापूर्वक उन कार्यक्रमों, अभियानों को संपन्न करना, ये रहता है। और उसके लिए टीम अभी काम कर रही है। बाकी नए संगठन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी जब चाहेंगे तब वो अपना, जब उचित होगा वो निर्णय करेंगे। और इस मीटिंग को लेकर विधायक दयाशंकर सिंह का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। महत्वपूर्ण बैठक है। हम लोग के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी आज ये बैठक ले रहे हैं। इसमें आगामी लोकसभा के चुनाव भी रहेगा, नगर निगम चुनाव भी रहेगा, और संगठनात्मक जो हमारी संरचना है वो कितना चुस्त दुरुस्त हुआ है इसकी समीक्षा भी होगी। मैंने हर तरह की इसमें बैठक में शामिल है, क्योंकि में बैठक होने वाली है। पहले प्रदेश पदाधिकारियों की, फिर प्रभारियों की, फिर मोर्चा के हमारे अध्यक्षों की, उसके बाद जो है पार्टी की जो समन्वय समिति की बैठक होगी। तो कई चरणों में बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक। हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? पहला सत्र खत्म हो चुका है, अभी कितने सत्र और चलने हैं? तो राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक को ले रहे थे, और फिलहाल अपडेट दे दें आपको कि पहला सत्र खत्म हो चुका है। के साथ बैठक की गई थी, प्रदेश के जितने पदाधिकारी थे वो यहाँ पे मौजूद थे और उनके साथ बैठक की गई थी। साफ तौर पे जो सबसे अहम चीज़ निकल के आ रही है कि निकाय चुनाव जो कि सेमीफाइनल है, उससे पहले अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फाइनल की तरफ मिशन। जी मनीष, तो पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये मंथन हो रहा है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में मौजूद है, और देखिए पहले सत्र की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। तो बीएल संतोष पहुंचे हुए हैं, और लगातार यही माना जा रहा है कि आगे आने वाले निकाय चुनाव और खासकर 2024 चुनाव को लेकर ये मंथन है, चिंतन है, और उस सीटों को ध्यान में रखा जा रहा है, उस पर मंथन चिंतन किया जा रहा है जो जिससे बीजेपी अभी दूर है, और उस सीटों को किस तरह कब्जे में लाना है इस पर कहीं ना कहीं चर्चा है। इसके साथ ही संगठन, सरकार और संघ को किस तरह एक साथ लेकर चलना है और क्या और रणनीति अपनानी है इस पर कहीं ना कहीं नजर होगी। तो राष्ट्रीय महामंत्री 2 दिवसीय दौरे पर हैं बीएल संतोष, और देखिए दौरे पर पहुंचते ही, लखनऊ पहुंचते ही ये बैठक
और बैठक की शुरुआत हो चुकी है। पहला सत्र खत्म हो चुका है। तो बीजेपी कार्यालय में पहले सत्र की बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम पदाधिकारी इस दौरान मौजूद थे और आगे आने वाले चुनावों को लेते हुए, देखते हुए तमाम रणनीतियों पर चर्चा, चिंतन मंथन, क्योंकि जिस तरह से कहीं ना कहीं जो अभी चुनाव हुए हैं, फिलहाल में जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं, उसको भी कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए किस तरह से आगे के कदम उठाने हैं, क्या रणनीति बनानी है, बूथ स्तर तक, पन्ना कार्यकर्ताओं तक किस तरह पहुंचना है। इसकी तैयारी लगातार बीजेपी कर रही है। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी लगातार चुनावी मूड में रहती है और यही वो मूड है। नए साल की शुरुआत और नए साल की शुरुआत से चाहे वो अंत हो या फिर शुरुआत हो, लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है। एक के बाद एक किस तरह से रणनीति बनानी है, इस पर चर्चा की जा रही है चुनावों को देखते हुए। तो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में मौजूद है और तमाम पदाधिकारी इस दौरान मौजूद हैं। और देखिए, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से स्वागत किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री पहुंचे हुए थे बीएल संतोष। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी कार्यालय के बाहर लगातार मौजूद हैं। मनीष, आप लगातार इस पूरी खबर पर बने हुए हैं, चूंकि अब पहला सत्र खत्म हो चुका है। पहले सत्र में क्या कुछ अहम चर्चा हुई है और आगे किस तरह से और सत्र निर्धारित किए गए हैं? देखिए, आपको बता दूं 3 चरणों की आज बैठक होनी है। सबसे पहले पदाधिकारियों की, प्रदेश के जो पदाधिकारी थे उनके साथ बैठक थी। करीब 2 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली थी। 12 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई थी, करीब 2:30 बजे तक ये बैठक चली थी। उसके बाद आपको बता दूं लंच आवर्स होता है और अब जो जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक चल रही है। इसके बाद करीब माना जा रहा है 4:30 से 5 बजे का समय होगा, जब प्रदेश के जो मोर्चे हैं उनके साथ, जो उनके अध्यक्ष हैं उनके साथ इसकी बैठक का तीसरा चरण होगा। और आज रात्रि विश्राम भी बीएल संतोष यहीं पर करेंगे। आपको बता दूँ कि सबसे अहम जो इसमें निकल के जो आ रहा है, जो पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको बूथ लेवल पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना है। 24,000 उन बूथों पे चर्चा हुई है जो बीजेपी ने 2019 के चुनाव में हारी थी। 14 उन सीटों को मिला के 14 लोकसभा सीटें थी और 24,000 बूथ थे जिनमें भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई थी। तो उनको लेके इस पे चर्चा हुई है किस तरीके से आपको बूथ को मजबूत करना है, बूथ लेवल पे काम करना, और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, योगी मोदी की सरकार के जो फायदे हैं, जो गरीब कल्याण की योजना है, वो अंत्योदय तक पहुंचाने की कोशिश करनी है, आम जनमानस तक आपको पहुंचाने की कोशिश करनी है। और जिस तरीके से फायदे मिल रहे हैं लाभार्थियों को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करनी है। साथ ही साथ जो आपके जो कार्य किए गए हैं सरकार के द्वारा, उनको संगठन और सरकार दोनों समन्वय बैठा के आम जन तक पहुंचाए, ताकि 2024 का जो मिशन 2024 में 80 में से 80 सीटों का जो वादा करके भारतीय जनता पार्टी चली है, उसको कहीं ना कहीं जीतने का लक्ष्य लेके पूरी ये बैठक चली है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 मिशन जो 2024 उसके पहले जो सेमीफाइनल है निकाय चुनाव, अब कहीं ना कहीं निकाय चुनाव क्योंकि टलता नजर आ रहा है। 6 महीने का ज़्यादा समय लग सकता है जब निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश जाएगा, पर 6 महीने आपके और कम हो जाते हैं मिशन 2024 के लिए। तो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल से पहले फाइनल की तैयारी में दिखती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से अपना बूथ सबसे मजबूत की जो अमित शाह ने जो नारा दिया था और जिस पे काम किया था, और हमने देखा था 2014 से लेकर लगातार 2022 तक कहीं ना कहीं वो इफेक्टली आपको काम करता नजर आया था। अब उसके साथ साथ आपको अपने बूथ को और मजबूत करना, और सबसे अहम चीज़ रखी गई है जो रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जो सांसद है उनके रिपोर्ट कार्ड पर उन्होंने अपने क्षेत्र में जो उनके क्षेत्र के प्रभारी हैं, जो जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनको ये निर्णय दिया गया है कि आप इस चीज को तय करें कि कितनी कार्य योजनाएं उन सांसदों के यहाँ क्रियान्वित हुई हैं, कितने लाभार्थी वहाँ पे हुए और किस तरीके से वहाँ पे उनका फीडबैक है। एक बार फिर से फीडबैक लिया जा रहा है जो अभी 2024 के पहले बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चयन प्रक्रिया के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसमें एक जो प्रभारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश देगी जिस तरह के संगठन के जो कार्य हैं उनको ज़रूर से ज़रूर अपने बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उन तक पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आम जन तक पहुँचाने की कोशिश किया जाए। साथ ही संगठन को लेकर बदलाव के भी यहाँ पे साफ जो सुगबुगाहट है वो देखने को मिलती है कि माना जा रहा है जिस तरह से जनवरी लास्ट से फरवरी में केंद्रीय संगठन में बदलाव होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जो संगठन है उसमें बड़े बदलाव देखने आपको मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से जो तमाम मंत्री हैं, जो अभी पदाधिकारी भी हैं और साथ में सरकार में मंत्री भी हैं, माना जा रहा है कि उनको पद से इस पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। वो
सरकार में रहेंगे और संगठन के जो पद हैं वो खाली होंगे, उसके बाद उन जो पद खाली होंगे उनको भरने के भी काम किया जाएगा। तो सबसे बड़ी जिस तरीके से तैयारी है वो कहीं ना कहीं इस समय अगर आप देखेंगे तो आज की जो बैठक है उसमें जो सबसे अहम है वो है मिशन 2024। 80 में से 80 सीट जीतने की जो कोशिश है वो की जाएगी। साथ ही साथ विपक्ष कौन से मुद्दे उठा रही है, विपक्ष के साथ कैसे उनके मुद्दों को कैसे जो सरकार को घेरा जाता है उससे कैसे निकलना है, उनको कैसे जवाब देना है, उनको माकूल कैसे जवाब देने की तैयारी करनी है, उसको लेकर भी पूरी तैयारी की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से 2019 की बात 14 की बात करें, 19 की बात करें, जिस तरह से परफॉर्मेंस था, उसके बाद अब उन सीटों पे सबसे नजर बनाने की कोशिश कर रहा है संगठन जिसमें आपके कमल खिलाने में नाकाम रहे थे। फिर से बता दूं 14 लोकसभा सीटें थी और 24,000 बूथ थे जिसपे भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाई थी। तो सबसे ज्यादा फोकस इस बार की बैठक में उन्हीं 24,000 बूथों को और साथ ही साथ 14 लोकसभा सीटों को दिया गया है। तो मंथन अभी जारी है। अब जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों की बैठक चली, इसके बाद मोर्चे की बैठक जाएगी और माना जा रहा है कि 2 दिवसीय प्रवास में आज देर शाम या कल जो सरकारी जो मंत्री हैं उनके साथ भी बीएल संतोष बैठक कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि कोर ग्रुप की एक बैठक ली जाएगी। इसमें जिस तरीके से इन पूरी 2 दिवसीय बैठक का जो क्रश है या फिर क्या है कि निष्कर्ष जो निकलेगा उसके साथ आगे आने चुनाव में आगे कार्य योजनाएं और जो आयोजन होंगे उनको लेकर जो मार्गदर्शन दिया जाएगा। और माना जा रहा है कि उसके साथ ही प्रदेश का जो संगठन है उसमें आगे की कार्य योजनाएं बना के उस आयोजनों को सफलतापूर्वक करने का काम करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है, भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने यात्रा के लिए आमंत्रित किया, राहुल गांधी का चिट्ठी के लिए धन्यवाद। तो ये ट्वीट किया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। तो आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं हर पार्टी का सहयोग भी मांगा गया था, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर अन्य छोटी पार्टियां हो, सभी का सहयोग। और इस यात्रा में शामिल होने के लिए चिट्ठी भी भेजी गई थी। हालांकि सभी पार्टियों ने इससे किनारा किया, लेकिन लगातार हर पार्टी इसका धन्यवाद भी अदा करती हुई नजर आई। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं तथा श्री राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उसका धन्यवाद। ये ट्वीट किया है। गाजियाबाद के स्काडी ग्रीस सोसाइटी में नए साल के उपलक्ष्य में एक शाम बाके बिहारी जी के नाम भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भजन गायक भैया अमन जी रमन जी ने भजन के माध्यम से राधा कृष्ण की लीलाओं का ऐसा बखान किया कि भक्त भक्ति रस से सराबोर हो गए। कार्यक्रम में देर रात तक भक्त जमकर भजन संध्या में थिरके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है। इस पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि नोटबंदी के फायदे और फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या नोटबंदी से रुक गया है, नोटबंदी से क्या ब्लैक मनी निकल आई है। प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ने, वो आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें ये कहा गया कि जो नोटबंदी का फैसला था वो ठीक था और अब उसको पलटने की जरूरत नहीं और पलटा नहीं जा सकता। प्रक्रिया प्रोसीजर पे कहा है उन्होंने इसके फायदे पे कुछ नहीं बोला, कॉन्सिक्वेंसेस पे कुछ नहीं बोला, हार्डशिप पे कुछ नहीं बोला। जितना जजमेंट सुन पाया हूँ वे भी पढ़ा नहीं है मैंने, तो मैं कह सकता हूँ कि प्रोसीजर तो लीगली किया ही था, पार्लियामेंट में ले आए थे वो तो अपनी जगह है। परंतु आज सुबह जो कश्मीर में हुआ है, कल रात में जो हुआ है, 4 जाने ले ली गई आधार कार्ड देख के, टारगेट किलिंग, जाति धर्म पूछ के। फिर धमाका हुआ, एक लड़की घसीटी गई 5 किलोमीटर तक। तो क्या इससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रुका, जो सबसे बड़ा वादा था? क्या इससे ब्लैक मनी निकल आई सब? फिर 99% से ऊपर कैसे पहुंच गया था बैंक में? तो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा ना, साइलेंट। तो हम सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसीजर पे कहा वो अपनी जगह, लेकिन जो अपोजिशन कहता है, खासतौर से जो कांग्रेस कहती है कि इसने देश की अर्थव्यवस्था को समाप्त किया है, वो अपनी जगह।
देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, निकाय चुनाव होने हैं, ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, सेल्फी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से, 4 तारीख को सुनवाई है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, भाजपा की यहाँ की सरकार की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी चुनाव का सामना करने के लिए। तीनों बाई इलेक्शन के रिजल्ट और तीनों राज्य के रिजल्ट, हिमाचल, दिल्ली और गुजरात, 3-0 से शुरू किया था मैच, 2 हार गए। तो जहाँ 66% हार गए थे और जनता तैयार नहीं थी भाजपा को समर्थन देने के लिए, जैसे जिला पंचायत में नहीं किया था। ये तो आप ऑपरेशन लोटस चला के आपने खरीद फरोख्त करके जिला पंचायत में अध्यक्ष का जीता, लेकिन जनता ने उसमें भी नकारा था, जनता इसमें भी नकारेगी। और यहाँ चूंकि डायरेक्ट चुनाव है इसलिए भाजपा लड़ना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की यात्रा को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से शुभकामनाएं दी गई हैं। हालांकि आपने सभी को निमंत्रण दिया था, तो कौन कौन से ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो सहमति दे चुके हैं कि वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? कल, परसों, नरसों 3 दिन इंतजार कीजिए। ये सिर्फ राजनीतिज्ञों के समर्थन की बात नहीं है, जनता का समर्थन है, विभिन्न विचारधाराओं का भी समर्थन है इसमें। जो लोग आज शुभकामना दे रहे हैं अखिलेश जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसके मतलब जो हमारा मकसद है उससे वो सहमत है। शामिल होना न होना बहुत सी राजनीतिक मजबूरियां कारण होते हैं। आप देख लीजिएगा, आपको कोई विरोधी दल का नेता मिल जाए या विरोधी पार्टी मिल जाए, वो कहे कि 2024 में भाजपा को जिताना चाहिए, तो फिर मुझसे सवाल पूछेगा। और भाजपा को यानी एनडीए का जो 18 पार्टियों का गठबंधन है, इसको हराने के लिए सब आपको एक नजर आएंगे अपने अपने ढंग से। धन्यवाद। ये है वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, जो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि जहां तक नोटबंदी की जो प्रक्रिया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जरूर सही कहा है, लेकिन ये इस डिसीजन से क्या फायदे हुए हैं उस पर कोई बात नहीं हुई। सर, जिस तरीके से मेरे साथ 4 के चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।